हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं नासरीन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और कोर पेपर 2 है। ये कोर पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोर पेपर 2 में हमें एंशिएंट इंडिया देखना होता है, तो एंशिएंट इंडिया देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहली बारी है, ये एग्ज़ाम देना होता है उन्हें। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। पहला 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का आपका रहता है। हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना है 5 क्वेश्चंस। फिर 2 नंबर में हम आते हैं, तो यहाँ पर भी 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पे। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप या टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलता है। 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे लास्ट है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये रहता है आपका। एक ही आपको ये करना होता है। 3 यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चंस का पैटर्न। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर है उसे पूरी तरह से डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं बस उसका कंसेप्ट बता दूंगी या फिर उसका बैकग्राउंड बता दूंगी कि कैसे क्या है चीज़ें, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर यहाँ पर बता दे रही हूँ आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से आप लोगों को बहुत ही हेल्प होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, हु डिस्कवर्ड मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। यहाँ पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किसने किया, या मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को खोजा किसने। तो इसका आंसर होगा J.F. जैरिज। ठीक है, J.F. जैरिज, उसने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेलुहा। यहाँ पर किस टर्म के बारे में पूछा गया है? मेलुहा के बारे में, कि मेलुहा क्या है। तो मेलुहा का संबंध जोड़ा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता हुआ एक क्षेत्र का नाम आता है, जिसका नाम है मेलुहा। मेसोपोटामिया के बहुत सारे अभिलेखों में ये नाम मिला है, और एक्चुअल में इसका संबंध जोड़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नाम से। अर्थात मेलुहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु का प्राचीन नाम है, जो कि मेसोपोटामिया से इसका व्यापार चलता था। तो इतिहासकारों ने इसका संबंध और इसका तात्पर्य किससे लगाया है? सिंधु के प्राचीन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पणी इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में पणी कौन थे, या पणी किन्हें कहा जाता था। तो ऋग्वेद में जो पणी थे वो बेसिकली जो व्यापारी वर्ग होता था, उनके जो हेड होते थे, या फिर व्यापारी वर्ग से या व्यापार से जो संबंधित रहते थे, उन्हें पणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुदास। सुदास कौन था। तो सुदास ये भी ऋग्वैदिक कालीन एक राजा थे। ये भरत वंश के राजा थे, जिन्होंने परुशनी नदी, दैट मीन्स रावी नदी के तट पर दसराज्य युद्ध किया था, जिसमें इन्होंने 10 राजाओं को हराया था। तो सुदास बेसिकली आप लोग आंसर इसका सीधा सीधी लिख सकते हैं कि सुदास ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन भरत वंश का एक राजा था, जिसने दसराज्य युद्ध में विजय हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पहला जैन काउंसिल कहाँ हेल्ड किया गया, मतलब कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था जैन काउंसिल। तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। महाभाष्य को किसने लिखा है? महाभाष्य को किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा है। नेक्स्ट फिर एक बुक का नाम ही है अष्टाध्यायी
बहुत ही फेमस बुक है, ग्रामर पर लिखी हुई ये पहली पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी को किसने लिखा है या इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था और ये ग्रंथ जो है वो ग्रामर पर लिखी गई है, यानी व्याकरण पर लिखी गई है। Who was the last ruler of the नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर या अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा घनानंद। घनानंद ही अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर और नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 5 आंसर करने हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोलिथिक एज? ये जो टर्म है माइक्रोलिथिक, ठीक है, माइक्रोलिथिक एज, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, दैट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के बाद जो मेसोलिथिक एज आया, हर एज को स्टोन के जो भी औजार बनते थे उसी के अकॉर्डिंग उस एज का नाम दिया गया है। तो मेसोलिथिक एज जो था, मध्य पाषाण काल जो था, उसमें जो औजार बनाए जाते थे वो बहुत छोटे छोटे और सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। तो उसी एज को यानी मध्य पाषाण काल के एज को भी हम माइक्रोलिथिक एज टर्म दे सकते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं ज़्यादातर क्रोड पत्थरों से या बड़े बड़े पत्थर जो होते थे वो औजार का रूप धारण किए होते थे, लेकिन माइक्रोलिथिक एज में क्या होता है, या माइक्रोलिथ्स जो थे, जो सूक्ष्म पाषाण थे, अब औजार क्या बनने लगे मध्य पाषाण काल में, बहुत सूक्ष्म बनने लगे, छोटे छोटे औजार बनने लगे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया और उस एज को माइक्रोलिथिक एज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन को यहाँ पर बताना है, और किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंत को लेकर या उसके डिक्लाइन को लेकर बहुत सारे विभेद हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं, जो भी उन्हें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ओर इशारा करती है। तो कुछ विद्वानों का मानना है बहुत सारे कारण है, लेकिन आपसे यहाँ पर केवल दो पूछा गया है, तो 2 ही आपको यहाँ पर कारण देने या कॉजेज देने। तो पहला कारण ये भी माना जाता है कि बाह्य आक्रमण हुए या आर्यों के आक्रमण हुए, उस वजह से बाढ़ आ गया, उस वजह से सूखा पड़ा, उस वजह से सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण को भी एक कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से। तो बहुत सारे कारण है, तो आप यहाँ पर 2 कारण दे दीजिए, एक बाह्य आक्रमण और कोई भी प्राकृतिक आपदा में से कोई एक कारण लिख दीजिए, बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, कुछ भी आप 1-2 टोटल यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर उग्र एंड मध्यमासी। देखिए, यहाँ पर 2 टर्म यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, वो 2 टर्म क्या है? उग्र और एक है मध्यमासी। उग्र और मध्यमासी क्या थे? ये दोनों के ही दोनों अधिकारी थे वैदिक काल में, और ये जो अधिकारी थे इनका संबंध किससे था? इनका संबंध कानून व्यवस्था से था। उग्र का काम थोड़ा सा अलग था, ये क्या थे? जो क्रिमिनल्स होते थे या जो दोषी होते थे उनके साथ ही डील करते थे, उन्हें दंड देना या फिर गुप्तचर व्यवस्था से भी संबंधित ये कामों को देखते थे। तो उग्र का काम ये था बेसिकली कानून व्यवस्था में अपना योगदान देना। और मध्यमासी जो थे, मध्यमासी क्या करते थे? अगर कोई भी मतभेद हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए या किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाए, तो उसके बीच ये मध्यस्थता करते थे। मध्यमासी नाम से ही समझ में आ रहा, मध्यस्थता यानी मीडिएटर का काम करते थे, उसको सुलझाने का काम करते थे। तो बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, ये दोनों के दोनों कानून व्यवस्था से, ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द व्रात्य एंड निषाद। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, व्रात्य एंड निषाद, ये दोनों के ही दोनों एंशिएंट ट्राइबल थे, ठीक है, ये प्राचीन जनजाति थे, और ये इनका जो कल्चर था या फिर जो इनका रहने का तरीका था या रहन सहन जो था, वो ऋग्वैदिक काल में ये होते हुए भी उस ऋग्वैदिक कल्चर के डोमिनेंसी से ये बाहर थे, और बेसिकली ये एंशिएंट 2 जनजाति थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसका संबंध जो है वो गौतम बुद्ध से है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने जीवन को सरल बनाने के लिए या
अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोले या जीवन को अच्छे से जीने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपनी तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर सकता था, सरलता से जीवन बिता सकता था। तो वही अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के 8 मार्ग क्या कहलाते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर भद्रबाहु एंड शूलभद्र फेमस? भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों कौन थे? तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों ही के दोनों ये जैन धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड थे और जैन मुनि थे और जैन से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इस वजह से ये फेमस थे और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द आजीविक्स? आजीविक्स कौन थे? जैसे हम लोग जान रहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए जिसमें बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रमुख है। उसी तरह से आजीविक्स भी क्या थे? एक संप्रदाय थे या एक पंथ थे। तो हु वर द आजीविक्स? आजीविक्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका ब्राह्मण धर्म से अलग थोड़ा बहुत विचारधाराएं थी और सिंपल वे में इनकी चीजें फॉलो की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 रिपब्लिक महाजनपदास ऑफ द 6th CBC, 6th सेंचुरी BC में कौन से महाजनपद, 16 जो महाजनपद थे उनमें से कौन से डेमोक्रेटिक अप्रोच को मानते थे या फिर गणतांत्रिक थे, रिपब्लिकन थे? ठीक है, तो बहुत सारे थे जिसमें से कुछ राजतंत्रात्मक अप्रोच को फॉलो करते थे या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो रिपब्लिकन नहीं थी और कुछ के रिपब्लिकन थे। तो इसमें आप 2 का नाम लिख सकते हैं, वैशाली, ठीक है, वज्जी, दैट मीन्स वज्जी की राजधानी वैशाली हुई, वज्जी और मल। तो 2 महाजनपद हो गए, वज्जी और मल। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। जिन्होंने आंसर एनी 5 क्वेश्चन, briefly comment on the significance of the archaeological sources as a source of ancient Indian history। 5 मार्क्स में आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में लिखना है और 5 मार्क्स है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। क्योंकि सोर्सेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इन शॉर्ट में हर जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पॉइंट हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आ जाएंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? वे सोर्सेज जो हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त किए गए, मतलब लिटरेरी सोर्सेज से अलग जो हमें वस्तुएं प्राप्त है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आइडल्स, जितनी भी मूर्तियां थी वो सारे अवशेष, जो रिमेन्स में बहुत सारे रिमेन्स होते हैं, पोर्ट्स बहुत सारे मिले हैं, पोट्री वगैरह, तो पोर्ट भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के बारे में 2-2, 4-4 लाइन करके आप लोग 5 मार्क्स के अंदर लिमिटेड वर्ड में लिखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक एज। अब नवपाषाण काल की विशेषता लिखना है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें विभेद क्यों कर दिया गया है, 3 भागों में बांटा क्यों गया? क्योंकि पूरा पाषाण काल में जिस तरह से लोग रह रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन आया मध्य पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में जिस तरह से रह रहे थे उसमें भी फिर कुछ परिवर्तन आया, कुछ चेंजेस आए और नवपाषाण काल में वो पहुंचे। तो इनकी विशेषताओं में या इनके रहने का जो तौर तरीका था उसमें जिस तरह से बदलाव आया, तो ये 3 विभाजन हुआ है। तो जिसमें न्यूलिथिक एज जो है वो सबसे डेवलप्ड एज था। तो इसकी विशेषता क्या थी? पहले जैसे लोग जंगली जानवर की तरह रहते थे, गुफाओं में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन हम देखते हैं न्यूलिथिक एज में बहुत सारी विशेषता है, जिसमें से आपको केवल 2 लिखना है। एक तो महत्वपूर्ण विशेषता ये हो जाएगी कि इनका जीवन स्थायी हो गया था, ये कृषि सीख गए थे। ठीक है, दूसरी विशेषता ये हो जाएगी चाक का निर्माण हो गया था, दैट मीन्स पहिए का आविष्कार हो गया था, ये बर्तन बनाने लगे थे। पोट्री जिसे हम कहते हैं बड़े पैमाने पर, वो चाक और पहिए का उपयोग, फिर से आग का उपयोग, चूंकि आग का आविष्कार पहले ही हो चुका है लेकिन आग का उपयोग विशेषता है, बड़े पैमाने पर आग का उपयोग किया जाने लगा, वो लोग यूटिलाइज करने लगे आग को। ठीक है, और जितने भी औजार थे वो कहीं ज़्यादा नुकीले और पॉलिश्ड होने लगे। इससे पहले हम देखते हैं औजार मोटे भद्दे हुआ करते थे, और न्यूलिथिक एज में क्या हो गया, औजार जो थे वो काफ़ी नुकीले, पॉलिश्ड, ये सारे होने लगे। तो ये 4-5 विशेषता है, आप कोई भी 2 इनमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन रिलीजन। हड़प्पन सभ्यता का जो वहाँ की धार्मिक अवस्था थी या धार्मिक जीवन जिस तरह से था उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। एक शॉर्ट नोट्स
तो आप लोग बेसिकली ये लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा मीन्स पेड़ पौधे की पूजा, साथ में वो पशुओं की भी पूजा करते थे, क्योंकि हम लोग देखे हैं वृषभ जो एक श्रृंगी साड़ है वो उनके पवित्र पशु माने जाते हैं। बहुत सारे जगहों पर उनका उस पशु का अंकन मिला है। साथ में ये मानव की भी पूजा करते थे, जैसे पशुपति शिव का एविडेंस मिला है मोहनजोदड़ो से, जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से उसे बहुत सारे एनिमल्स कवर किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कि वो प्रकृति के साथ साथ पशुओं की, मानव की आकृति की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ में धार्मिक व्यवस्था में कुछ उनका अंधविश्वास को भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से वे जादू टोना पर विश्वास करते थे। इस लोक और परलोक दोनों पर भी वो विश्वास करते थे, पर ज़्यादा वो इहलोक पर विश्वास करते थे। सूर्य की पूजा की जाती थी, प्रकृति, जितनी भी प्रकृति में चीज़ें हैं उनकी पूजा की जाती थी। तो ये उनका रिलीजियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। यहाँ पे जो टर्म है ये है वैदिक पीरियड, ठीक है। यहाँ पर ऋग्वेद या लिटर वैदिक पीरियड नहीं बोला गया है। वैदिक पीरियड का मतलब है कि आपको दोनों फेज दिखाना होगा, उत्तर वैदिक काल का भी बताना होगा और ऋग्वैदिक काल का भी बताना होगा। क्योंकि थोड़ा सा चेंज आ गया था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं इसमें थोड़ी सी कमी आती है। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पीजीडब्ल्यू कल्चर क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए पीजीडब्ल्यू है क्या। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मतलब चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। बहुत सारे जो मृदभांड बनाए जाते थे, तो हर मृदभांड अलग अलग तरह के थे। कोई लाल काला मृदभांड था, कोई धूसर रंग का मृदभांड था, कोई सफेद था, कोई केवल काला था, कोई केवल लाल था, कोई गौरिक मृदभांड था। तो कुछ सभ्यताओं का जो पता चला है इन मृदभांडों से ही पता चला है। तो हर मृदभांड की विशेषता के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग कल्चर के नाम के अकॉर्डिंग रख दिया गया, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। तो अलग अलग जिस तरह की विशेषता थी उस पोर्ट की या फिर उस मृदभांड की, उसके अकॉर्डिंग कल्चर का नाम रख दिया गया। तो यहाँ पर आप लोगों को पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बारे में लिखना है। बेसिकली ये भी वैदिक काल से हम देखते हैं, एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। डिस्कस द डिबेट अमॉन्ग हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्य भारत में कैसे आए? जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ऊपर बहुत सारे मतभेद हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत सामने रखा है, उसी तरह आर्य भारत में कैसे आए या फिर आर्य सभ्यता कैसे पनपी, उनके बेस को लेकर या उनकी ओरिजिन को लेकर बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दी गई है, अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। किसी का मानना होता है कि वो मध्य एशिया से आए, मोस्ट फेमस यही इसी थ्योरी को माना गया है जो मैक्स मूलर के द्वारा दी गई थी कि वो मध्य एशिया से आए हैं। कोई कहते हैं नहीं वो यहीं के थे, कोई कहते हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। तो अलग अलग थ्योरीज है, जिसमें आप लोगों को कम से कम 5 थ्योरीज यहाँ पर लिख दीजिए। 5 थ्योरी में 4-5 लाइन करके, तो वो आराम से 2 पेज का आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक बैकड्रॉप ऑफ द रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट इन 6th सेंचुरी बीसी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी में जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था उसकी पृष्ठभूमि लिखना है, और किस फॉर्म में लिखना है? सोशियो इकोनॉमिक बैकड्रॉप आपको लिखना है कि आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में किस तरह से या आर्थिक सामाजिक किन कारणों से क्या क्या कारणे थे जिसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी ये 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस प्रोटेस्ट। और 6th सेंचुरी बीसी में ये कौन सा रिलीजियस प्रोटेस्ट था? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक्स और भी कुछ कुछ सेक्ट जो आए थे वो। तो बेसिकली इसका कारण क्या था कि ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे वाह्य आडंबर बोले या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई थी जो गरीब लोग नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो निचला समाज का जो तबका था या जो निचला वर्ग था उन्हें करने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि
शूद्र जैसे हो गए, छुआछूत की भावना को लेकर, या फिर वो एक्सक्लूड कर दिए जाते थे कि आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऊंची जातियां ही इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगी। ये तो एक सामाजिक इफेक्ट हो गया। आर्थिक कारण में हम ये देख लें कि बलि यज्ञ करना, दान देना, बहुत खर्च आता था उसमें, जिसे हर गरीब इंसान या फिर जो इकोनॉमिकली इफिशिएंट नहीं है वो नहीं कर पाता था। तो ये आर्थिक कारण हो गए। इस तरह से और भी बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक कारण थे। ये मैंने बस 2 एग्जाम्पल बताए आपको, और भी बहुत सारे आर्थिक कारण थे। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म में या फिर वैदिक टाइम पर या एंशियंट पुराने टाइम में जो सूद होता था उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती थी कि ये गलत है, लेकिन व्यापारी वर्ग जो था उसे तो सूद के ही सहारे पूरा व्यापार चलता था या व्यापार किया जाता था, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप किसी भी चीज़ को नहीं चला सकते, चाहे वो बैंक हो चाहे वो हमारी इकोनॉमी है, ये इंटरेस्ट पर ही चलती है। तो व्यापारी वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण धर्म से ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगे थे, क्योंकि इसमें इस तरह से कोई चीज़ों पर रोक नहीं लगाया गया था। और भी बहुत सारे कारण थे, वो सारे के सारे आप इसमें यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइस एंड एक्सपेंशन ऑफ मगध। मगध का उत्कर्ष, राइस ऑफ मगधा, मगध के उत्कर्ष के बहुत सारे कारण थे, उन कारणों के बारे में लिखना है। 6th सेंचुरी BC में ही मगध का भी उत्कर्ष हुआ है। एक ही साथ ये चीज़ें चल रही है, मगध का उत्कर्ष, 16 महाजनपद, और इधर जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो जो व्यापारियों के आर्थिक कारण हम वहाँ पर देखेंगे, कहीं ना कहीं वो कारण यहाँ पर भी था। मगध में हाथियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था या पाया जाता था। यहाँ पर लोहा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोहा मगध में पाया जाता था, जिससे बहुत सारे राजा जो थे यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे थे कि लोहे के खोज ने या लोहे के उपयोग ने एक बहुत ही विशाल परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया था। और वो परिवर्तन था कृषि क्षेत्र में, क्योंकि अब आसानी से मिट्टी को खोदना और बहुत ज़्यादा उपज बढ़ना, ये सारी चीज़ें। और मगध का जो ज्योग्राफिकल जो उसका एक्सपेंशन है या उसका ज्योग्राफिकल जिस क्षेत्र में है वो भी बहुत ही हद तक राजाओं के लिए उपयोगी था। तो ये सारी कारण थे जिससे मगध में अब बहुत सारे राजा अपने अधिकार जमाने लगे, वहाँ पर वो अपना प्रचार प्रसार करने लगे। तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टेट में अगर वहाँ पर राजा संरक्षण दे रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, तो उसका राइज होगा ही होगा। तो हम देखते हैं किस तरह से हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सारे के सारे मगध वाले क्षेत्र पर ही अपने आप को फ्लरिश करते हैं। तो मगध भी इस तरह से उत्थान की ओर बढ़ता है। तो ये सारे कारण थे मगध के उत्थान के। तो बेसिकली हमने इन शॉर्ट एक डिस्कशन कर लिया लास्ट ईयर क्वेश्चंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए या कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसे अच्छे से बार बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ फ़ायदा होता है इस लेक्चर से, तो ज़रूर से आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को समझ सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।